कि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर वैदेही कुमारी ने आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से बीएचएमएस किया है और एमडी इन्होंने होम्योपैथी से उसी कॉलेज से भी किया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं डॉक्टर राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक कॉलेज की 2021 से 2024 तक। अभी ये वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर है बिहार गवर्नमेंट में वेस्ट चंपारण में। इनका आज का विषय है होम्योपैथी में चंद्रमा के प्रभाव का संबंध। तो डॉक्टर वैदेही, आपका इस मंच पे दोबारा फिर से बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू मैम एंड थैंक यू IFPH अच्छा मंच देने के लिए। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं स्क्रीन विजिबल है मैम? यस, जस्ट हाँ, आपका स्क्रीन विजुअल है। ओके, तो आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मून इन होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। इंट्रोडक्शन। द मून हैज़ बीन नोन टू हैव मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे मून का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है। इनफैक्ट जो मेंटल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। For centuries, the moon and how it affects human behavior has been at the center of mythology and folk show around the world. तो बहुत पहले से जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सन, मून, वो सबको देख कर के ही जो भी नेविगेशन होता था या फिर जो भी कैलकुलेशन होता था, तो मून हमेशा से थोड़ा मिस्टीरियस रहा है कि मून का इफेक्ट के कारण ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस देखा गया है। ये बहुत पहले से हो रहा है। The Hindu, Islamic and partially the Hebrew calendar use the lunar cycles. So many religions have embraced the lunar calendar. हिंदू में जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, बहुत सारा फेस्टिवल है जो कि इस दिन होता है। इस्लामिक में जैसे ईद है तो उसमें भी मून का एक्टिविटी इफेक्ट करता है। हिब्रू कैलेंडर, तो ये सारे में मून का इफेक्ट है, यानी ओवरऑल हमारे लाइफ में मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल में हो चाहे हमारे हेल्थ पे हो। In Hinduism, the god Chandra embodies the movement and changing phases of the moon and is closely aligned with periods of sickness and health. तो जो लॉर्ड मून है तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, वो हेल्थ के लिए है, सिकनेस के लिए, कि अलग अलग फेज़ चंद्र का क्या प्रभाव है, कौन सा फेज़ है, उसके हिसाब से हमारे हेल्थ पे इस चीज़ का असर पड़ता है। तो रिलीजियसली ये चीज़ है। वही अगर साइंटिफिकली देखें कि मून का इम्पैक्ट ऐसा क्यों है, तो जो अर्थ है मून के इम्पैक्ट में, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण इस तरह से होता है। जो अर्थ है उसके किनारे जो शेडेड एरिया है स्काई ब्लू कलर का, वो ओशियन है, और वो ओशियन जब मून फुल मून होता है, मून का डिफरेंट फेज होता है, उस समय हाई टाइड्स होता है, तो वो थोड़ा ऊपर से चपटा हो जाता है, साइड में थोड़ा निकला हुआ रहता है, जिसको कि बल्ज बोलते हैं, टाइडल बल्ज। तो ये टाइडल बल्ज दो जगह बहुत प्रोमिनेंट होता है, एक वो एरिया जो मून से सबसे नज़दीक है और एक वो एरिया जो मून से सबसे दूर है। तो दो टाइडल बल्ज बनता है। फर्स्ट वन ऑन द साइड क्लोजेस्ट टू द मून एंड द सेकेंड वन एंड ऑन द साइड फार्देस्ट फ्रॉम द मून। तो एक सबसे नज़दीक और सबसे दूर। द ग्रेविटेशनल पुल क्रिएटेड बाय द मून कॉजेज ओशंस टू बल्ज। Bulges on the ocean surface cause high tides to two main regions of the earth. तो ये दो रीजन है, सबसे नज़दीक और सबसे दूर। और ये जो बल्ज बनता है ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण बनता है, वो जो वाटर है उसके कारण बनता है। ठीक उसी तरीके से our bodies are made up of about 70% of water. That's why it is also impacted by the moon's gravitational pull. हमारा जो बॉडी है वो भी 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है, और चूँकि वाटर अट्रैक्टेड होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण टुवर्ड्स द मून, उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है उसमें भी अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर है,
तो वो भी मून के ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्टेड होता है एंड अल्टीमेटली हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट फेजेस ऑफ मून का। द लूनर साइकिल हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन, हमारे बॉडी पे लूनर साइकिल का क्या क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन, बर्थ रेट। तो फर्टिलिटी में, मेंस्ट्रुएशन में, ये सारे में लूनर साइकिल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। द मोस्ट फर्टाइल रिप्रोडक्टिव साइकिल हैज़ द सेम लेंथ एज द लूनर साइकिल इज़ एन इंट्रिगिंग बायोलॉजिकल कोइंसिडेंस। तो जो फर्टाइल पीरियड है एक फीमेल का, वो काफ़ी हद तक जो लूनर साइकिल होता है उससे कोइंसाइड करता है और ऑलमोस्ट वो सेम लेंथ का रहता है। Women whose cycles approach the 29.5 day span have the highest likelihood of fertile cycle, while women whose cycle become longer or shorter have a proportionately diminishing incidence of fertile cycle। यानी कि जो एवरेज जो लूनर लेंथ है, जो लूनर साइकिल है, उससे उस लेंथ का अगर किसी वीमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रहेगा, लाइक देखा गया कि 29.5 डेज़ ये आइडियली लिया गया है कि ये जनरली देखा गया कि ये जो लेंथ होता है जो कि लूनर साइकिल के आसपास का है, इस समय ये अगर साइकिल है, ये इतने लेंथ का अगर साइकिल है, तो वो लेडी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी इन कंपैरिजन टू दोज वीमेन जिसका कि जो साइकिल का लेंथ है वो या तो काफ़ी लंबा हो या फिर काफ़ी शॉर्ट हो। तो मून का जो साइकिल है, जो फर्टिलिटी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो काफ़ी हद तक सेम लेंथ का होता है। द वर्ड मेंस्ट्रुएशन इज एटामोलॉजिकली रिलेटेड टू मून। इनफैक्ट जो मेंस्ट्रुएशन वर्ड है वो भी मून से लिया गया है। The term menstruation and menses are derived from mensis, that means month। तो mensis एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मंथ होता है, और which in turn relates to main जो कि एक ग्रीक वर्ड है, that means moon। तो मेन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब मून होता है, एंड menses का मतलब मंथ है। तो जो menstruation है वो हर मंथ हो रहा है, और उसका एटोमोलॉजिकली देखा जाए तो वो मून से अफेक्टेड है। मून का जो रिलेशन है वो उससे है, जो कि काफ़ी हद तक देखा गया है। मेंटल एलिमेंट लाइक डिप्रेशन, एपिलेप्सी, साइकोसिस। तो मेंटल एलिमेंट्स में मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जैसे हम लोग एंटिम फूड में देखते हैं कि मून लाइट में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, तो ये सारी चीज़ देखा जाता है। या फिर बहुत सारा जो एपिलेप्सी अटैक आता है वो फुल मून के टाइम पे आता है, या फिर जो बिहेवियर है वो चेंज रहेगा फुल मून में, न्यू मून में। तो मेंटल जो कंडीशन है वो अलग अलग फेज़ में अलग अलग देखा गया कि बहुत लोगों का वैसे केस में अग्रवेट होता है। एडमिटेंस टू हॉस्पिटल्स एंड इमरजेंसी यूनिट्स बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेज लाइक कार्डियोवास्कुलर एंड एक्यूट कोरोनरी इवेंट्स, हेमरेज, डायरिया, यूरिनरी रिटेंशन को रिलेटेड विथ मून फेजेस। तो ये सारा कंप्लेन, जैसे कि हेमरेज ब्लड लॉस है, तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो वाटर है। डायरिया, अगेन इसमें वाटर का लॉस हो रहा है। यूरिनरी रिटेंशन, अगेन यहाँ पे वाटर का ही रिलेशन है। तो ये सारा कंप्लेन इन फेजेस में ज़्यादा देखा गया कि मून के अलग अलग फेज में ज़्यादा करस्पॉन्ड करता है। इवेंट एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर सच एज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, क्राइम्स एंड सुसाइड्स अपीयर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लूनर साइकिल। और बहुत सारा जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो इवेंट्स होता है, लाइक ट्रैफिक एक्सीडेंट, ध्यान नहीं रहा है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई क्राइम हुआ, या फिर कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया, या फिर सुसाइड, तो ये सारा जो भी कंप्लेन होता है, या फिर कोई किसी का चाहे किलिंग का हो, कोई भी क्राइम का जो भी चीज़ होता है, जो भी वायलेंट एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, वो इस फेज़ में देखा गया है ज़्यादा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में जो पुलिस है, कॉप्स है, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये साइकिल देखा गया है कि स्पेशली फुल मून में ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ल्यूनेटिक जो वर्ड है वो भी मून से लिया गया है। वैसे लोग जो कि इनसेन होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जिसको कि ल्यूनेटिक वर्ड से बोला जाता है। तो ल्यूनेटिक वर्ड भी मून वर्ड से है, क्योंकि वो लूना वर्ड है, लैटिन वर्ड लूना, जिसका मतलब मून होता है। फ्रॉम द बिलीफ दैट चेंजेस ऑफ मून कॉजेज इंटरमिटेंट इंसैनिटी। तो ये देखा गया है कि जब मून में जब चेंज होता है तो ह्यूमन बिहेवियर में वो इंसैनिटी जो है वो इंटरमिटेंट, यानी कि किसी सर्टेन फेज में वो चीज़ ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए वैसे लोगों को ल्यूनेटिक बोला गया, जो कि मून वर्ड से डिराइव्ड है। द वेरी वर्ड ल्यूनेसी डेट्स बैक टू 15th century when it was believed the moon and its phases could make people become more or less aggressive depending on its place in lunar cycle। तो ये देखा गया कि जो भी ये ल्यूनेटिक फेज जो होता है उसका मून से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, या तो वो सर्टेन टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा या फिर बहुत कम एग्रेसिव होगा।
तो माइंड का और मून का बहुत ज़्यादा कनेक्शन देखा गया है। फुल मून न्यू मून से 100 टाइम्स ज़्यादा ब्राइटर होता है। जस्ट लाइक दैट व्हेन द मून टेक्स सर्टेन पोजीशंस इट हाइटेंस अ पर्सन इज सफरिंग विद, यानी कि कोई जैसे फुल मून है न्यू मून से 100 गुना ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा ब्राइटर है, अपीयरेंस में भी वो थोड़ा बड़ा दिखता है, उसी तरीके से जो कंप्लेन है वो भी ज़्यादा दिखेगा। लाइक इफ़ समवन इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड ही विल गेट लिटिल मोर डिस्टर्ब देन यूजुअल ऑन फुल मून डे। तो अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो जब फुल मून का फेज रहेगा तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। इफ़ समवन इज जॉयफुल ही विल बिकम मोर जॉयफुल, अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो उस फेज़ में वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। इफ़ समवन इज़ एंग्री ही विल बिकम मोर एंग्री, अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उस फेज़ में उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, यानी कि ये जो कंप्लेन है वो जनरली फुल मून में ज़्यादा अग्रवेट होता है। Sleep wake cycle, insomnia on full moon, somnambulism has also a lunar effect, यानी जो स्लीप वेक साइकिल है जो नॉर्मल होना चाहिए वो भी फुल मून के टाइम अफेक्टेड होता है। इंसोमनिया यानी कि नींद नहीं आएगा फुल मून में, ये बहुत कॉमन है। सोमनैम्बुलिज्म दैट इज स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने का बीमारी, उसका भी लूनर इफेक्ट है, ऐसा देखा गया है। The vestibular system which is responsible for the balance and can detect gravity could be affecting sleep and circadian rhythm. सर्काडियन रिदम यानी कि दिन भर का जो 24 घंटा का जो फेज़ है उसमें बॉडी कब ज़्यादा एक्टिव होता है, कब धीरे धीरे सुबह में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, शाम होते होते वो थोड़ा रेस्ट बॉडी को चाहिए होता है, उस चीज़ को वो मेंटेन करता है। द मून कुड बी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड causing changes in the cryptochromes in the hypothalamus and changing the body clock in that way. हाइपोथैलेमस से क्रिप्टोक्रोम सिक्रीट होता है जो कि बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है, और फुल मून के टाइम या फिर ये जो भी मून फेज जब चेंज होता है तो क्रिप्टोक्रोम जो है उसके सिक्रेशन पे इफेक्ट होता है, जिसके कारण कि जो स्लीप का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल और जो सर्काडियन रिदम है वो अफेक्टेड होता है, इसलिए जो नींद है वो डिस्टर्ब रहता है, इसलिए इंसोम्निया होता है, इसलिए सोमनैम्बुलिज्म होता है। मेलाटोनिन लेवल अपियर टू कोरिलेट विथ मून एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेलाटोनिन का लेवल है वो भी देखा गया है कि मून के साइकिल से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होता है। मेलाटोनिन नेचुरली रिलीज्ड एट नाइट टू काम द बॉडी डाउन एंड प्रिपेयर फॉर स्लीप, तो जनरली ये रात में सिक्रीट होता है बॉडी को काम डाउन करने के लिए और ये स्लीप में हेल्प करता है। तो और जैसे जैसे मेलाटोनिन बढ़ता है सेरोटोनिन लेवल जो उतना और डिक्रीज होता है। सेरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग अवर मूड एंड एपेटाइट, तो मेलाटोनिन इंक्रीज होगा जब स्लीप का फेज आएगा तो सेरोटोनिन डिक्रीज होता है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। बट यही जब मून का फेज होता है लाइक फुल मून है उसमें मेलाटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण कि जो स्लीप है वो भी अफेक्टेड होता है। In a 2013 study, researchers discovered that around the full moon, people spend 30% less time in REM sleep, that is non-rapid eye movement sleep, that is deep sleep, and spend for 20 minutes less during full moon. तो जो डीप स्लीप है वो भी 30% लेस टाइम लोग स्पेंड किए, और जो ओवरऑल जो स्लीप है वो भी 20 मिनट्स लेस रहा ड्यूरिंग फुल मून। ये 2013 में एक स्टडी हुआ था, उसमें देखा गया, यानी कि जो स्लीप का क्वालिटी है, जो स्लीप का क्वांटिटी है, वो दोनों अफेक्टेड होता है ड्यू टू फुल मून। और ऐसा भी है कि फुल मून में लाइट बहुत ज़्यादा रहता है मून का, जिससे कान की नींद इफेक्ट हो, इसलिए जो कुछ रिसर्चेज है वो ऐसा जगह पे किया गया जहाँ की मून का लाइट नहीं आए, तब भी देखा गया कि वैसे लोगों का नींद जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है अगर वहाँ पर लाइट नहीं भी पड़ रहा है मून का, बट जो नींद है वो अफेक्टेड होता है। Warm affection are most troublesome at the full moon that diminishes more or less during the waning moon. तो जो वार्म इन्फेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ड्यूरिंग फुल मून यानी कि पूर्णिमा के समय, और जैसे जैसे मून घटता है, जैसे जैसे वो वेनिंग मून यानी कि जब मून का लेवल डिक्रीज़ करते जाता है जब तक कि न्यू मून ना आ जाए यानी कि अमावस्या ना आ जाए, तो वैसे जब वो डिक्रीज़ करता है तो वैसे वैसे कंप्लेन जो है वो डिक्रीज़ करता है। बट ये जब फुल मून रहता है तो कंप्लेन ज़्यादा होता है। हायर पावर सैट एक्टिविटी इज़ लिंक्ड टू द फुल मून,
तो फुल मून में पारासाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, जिससे से फीमेल का है कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, जो मेंस्ट्रुएशन है, फर्टिलिटी है, बर्थ रेट है, वो मून से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। उस तरह से जो पैरासाइट्स है उसमें भी वो मून से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो फुल मून का के समय जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। दिस इज बिकॉज द सर्कैडियन रिदम इन द बॉडी रिएक्ट टू चेंजेस इन द मून साइकिल। इन अकॉर्डेंस विद द सर्कैडियन रिदम पैरासाइट्स आर मोर एक्टिव एंड रिप्रोड्यूसिंग। तो उस फेज़ में, फुल मून के फेज़ में पैरासाइट्स ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिप्रोड्यूसिंग होता है, जिसके कारण की नंबर इंक्रीज करता है और जो पेशेंट है उसका कंप्लेन अग्रेवेट करता है वर्म इन्फेस्टेशन का। फेजेस ऑफ मून, तो टोटल 8 फेजेस होते हैं मून के। अगर न्यू मून से देखें तो न्यू मून वैक्सिंग क्रेसेंट, धीरे धीरे मून बढ़ते जाएगा टिल फुल मून। तो स्टार्टिंग में क्रेसेंट शेप का होता है, तो वैक्सिंग क्रेसेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट क्वार्टर, फिर वैक्सिंग गिबस, फिर फुल मून, देन वेनिंग गिबस, यानी फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा फुल मून से न्यू मून की तरफ, तो वो वेनिंग फेज में जाएगा। तो वेनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर, फिर उसके बाद वेनिंग क्रेसेंट एंड फिर न्यू मून, और ये साइकिल चलते रहेगा। ये 8 फेज़ है और होम्योपैथी में मून फेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम रिपर्टरी देखेंगे तो जब मॉडलिटी का बात करें एग्रेवेशन एमुलेशन का, तो उसमें रूब्रिक रहता है मून, और फिर उसमें सब रूब्रिक में अलग अलग फेज़ रहता है, न्यू मून, फुल मून, वेनिंग मून, वैक्सिंग मून, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इस तरह से अलग अलग रिपर्टरी में अलग अलग सब रूब्रिक दिखता है, इसलिए ये फेजेस भी जानना ज़रूरी है। ऑर्गेनन में 11th एफोइज्म में सेकेंड फुटनोट में लिखा हुआ है, व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक पावर, अवर अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ अ हिडन इनविजिबल एनर्जी कैरीज द मून अराउंड हर इन 28 डेज एंड सेवरल आवर्स। तो जो अर्थ है वो अफेक्टेड होता है ड्यू टू हिडन इनविजिबल एनर्जी, जो मून का जो एनर्जी है, जो लूनर इफेक्ट है, उससे कारण हम जो अर्थ है वो अफेक्टेड होता है। उसका साइकिल जो वो 28 डेज एंड सेवरल आवर्स का होता है, और मून के कारण अर्थ पे ड्यू टू इनविजिबल एनर्जी, ड्यू टू डायनेमिक इन्फ्लुएंस ऑफ मून, अर्थ पे जो ह्यूमन है वो अफेक्टेड होते हैं। ये एफोइज्म 11 के सेकेंड फुटनोट में लिखा हुआ है। मून फेजेस, एंड रूब्रिक्स, कुछ लाइन्स है जो कि अलग अलग मटेरिया मेडिका में है एंड अलग अलग रिपर्टरी का रूब्रिक्स। सम पॉइंट्स फ्रॉम एलन एंड बोगर मटेरिया मेडिका। कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें फुल मून में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून और फुल मून दोनों में एग्रेवेशन होता है, कुछ मेडिसिन है जिसमें न्यू मून के पहले उसके आसपास का फेज है उसमें होता है, किसी में इंक्रीजिंग मून में एग्रेवेशन है, किसी में डिक्रीजिंग मून में एग्रेवेशन है। तो अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग है। जैसे 4 मेडिसिन है, एल्यूमिना, क्रॉकस, सालेसिया एंड सबाडीला। इसमें न्यू मून में भी एग्रेवेशन होता है और फुल मून में भी एग्रेवेशन होता है, और चारों सेम है, एग्जैक्ट सेम सिम्टम है। जैसे एल्यूमिना में है स्किन सिम्टम्स रीअपियर, ये न्यू मून में भी है एंड फुल मून में भी है, फुल मून में भी है एल्यूमिना में स्किन सिम्टम्स रीअपियर। उस तरह से क्रॉकस में मेंसेस, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इसका एग्रेवेशन होता है ड्यूरिंग न्यू मून। अगेन फुल मून में भी क्रॉकस में मेंसेस, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, इसका एग्रेवेशन होगा। फिर न्यू मून में सालेसिया, हेड कंप्लेंट जो है वो एग्रेवेट करता है ड्यूरिंग न्यू मून। जस्ट लाइक दैट फुल मून में भी सालेसिया में जो हेड कंप्लेंट है वो इंक्रीज होता है। सबाडीला, जनरलिटीज़ में मेनी सिम्टम्स रीअपियर, जस्ट लाइक दैट फुल मून में भी सबाडीला में जनरलिटीज़ में मेनी सिम्टम्स रीअपियर। तो ये चारों जो मेडिसिन है, एल्यूमिना, क्रॉकस, सालेसिया, सबाडीला, इसमें न्यू मून और फुल मून दोनों फेज में एग्रेवेशन होता है। फिर कैलिब्रोम, इसमें एपिलेप्सी होता है एट न्यू मून, यानी कि जो अमावस्या का फेज़ है उसमें अगर एपिलेप्सी हो रहा है उस समय तो कैलिब्रोम देंगे। सोयानम में है एन्यूरेसिस ड्यूरिंग फुल मून, यानी कि बेड वेटिंग होगा फुल मून में, तो उसके लिए सोयानम है। सल्फर, न्यू मून में मेनोरेजिया हैज़ नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, अ सिंगल डोज एट न्यू मून। ये लिपि का कहना है कि अगर किसी का मिसकैरेज होता है उसके बाद से अगर जो मेनोरेजिया का कंप्लेन रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, तो एक सिंगल डोज दिया जाता है ड्यूरिंग न्यू मून। एंड फुल मून में कैलकेरिया का में है स्किन फॉलिकुलर ट्यूमर रिकरिंग एवरी 4 वीक्स एट फुल मून, 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ, तो हर 1 मंथ के बाद, यानी कि वो जो फेज रहेगा वो फुल मून का रहेगा। तो फुल मून में स्किन कंप्लेन में एग्रेवेशन होता है फॉलिकुलर ट्यूमर, ये बोरिक में भी लिखा हुआ है कैलकेरिया का के बारे में कि फुल मून में इसका एग्रेवेशन होता है।
फिर क्यूप्रमेट एपिलेप्सी एग्रेवेशन अबाउट न्यू मून, यानी न्यू मून के आसपास वाले फेज में जब एपिलेप्सी हो रहा है तब वो क्यूप्रमेट है, ड्यूरिंग न्यू मून हो रहा है तब वो कैलिब्रोम है, अबाउट न्यू मून है तब वो क्यूप्रमेट है। क्लेमेटिस में द पेनफुल नॉन इचिंग टेट्री इरप्शन ओवर इंटायर बॉडी, ये चीज़ दोनों में है, फुल मून के पहले भी फुल मून के बाद भी। फुल मून के पहले यानी कि न्यू मून और फुल मून के बीच का जो फेज है उसको इंक्रीजिंग मून बोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मून का साइज बढ़ते जाता है। एंड फुल मून और उसी को वैक्सिंग भी कहते हैं, वैक्सिंग मून। और यही फेज जब फुल मून के बाद होगा, जैसे जैसे मून डिक्रीज करते जाएगा टिल न्यू मून, उसको वेनिंग मून कहते हैं, क्योंकि मून धीरे धीरे घटते जाता है। तो जो स्टार्टिंग का जो सिम्टम है वो सेम रहेगा दोनों ही फेज में, वो पेनफुल होगा, नॉन इचिंग टेट्री इरप्शन होगा, पूरे बॉडी पे होगा जो इरप्शन होगा, बट चेंज है कलर और वो कितना मॉइस्ट या ड्राई है। तो जब इंक्रीजिंग मून रहेगा क्लेमेटिस में तो जो कंप्लेन होगा, जो रैशेज होगा वो रेड होगा और मॉइस्ट होगा। यही जब अगर वेनिंग मून का बात करें उस समय जो रैशेज होगा वो ड्राई होगा, ड्राई ड्यूरिंग द वेनिंग मून। तो इंक्रीजिंग मून के समय रेड होगा, मॉइस्ट होगा, और वेनिंग मून डिक्रीजिंग मून के समय वो ड्राई हो जाता है। उसी तरीके से थुजा में है कि इंक्रीजिंग मून यानी कि जब वैक्सिंग मून हो रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन में फिगवर्ड्स ऑन ग्लांस, प्रेप्यूस और फीमेल जेनाइटल्स विच एक्सूड मॉइस्चर एंड पस स्पेशली ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग मून। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग मून होता है वैसे वैसे कंप्लेन इंक्रीज करता है, बढ़ता है। फिगवर्ड्स होगा, वाट होगा, मेल में ग्लैंस में, फीमेल में फीमेल जेनेटेलिया में, दोनों ही में होगा, और उससे मॉइस्चर एक्सज्यूट होगा जो कि थुजा का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। पस सिक्रीट होगा, और ये फेज इंक्रीजिंग मून के लिए है। वही आयोडम में है एक्ट्स बेस्ट इन ग्वाइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन द मून इज़ वेनिंग। तो दोनों सेम चीज़ है, आफ्टर फुल मून बोले जब मून डिक्रीज करने लगता है, या फिर मून इज़ वेनिंग तो डिक्रीजिंग मून। ये फिर जैसे सल्फर में था कि लिपि का कहना था कि न्यू मून में सिंगल डोज देते हैं फॉर मेनोरेजिया, उसी तरीके से इसमें भी लिपि का ही कहना है कि आफ्टर फुल मून देंगे। किसी को ग्वाइटर रहे, आयोडम है यानी कि डार्क आइज रहेगा, डार्क हेयर रहेगा, उसको अगर ग्वाइटर है तो फुल मून के बाद में या फिर वेनिंग मून में आयोडम देते हैं। फिर एक लाइन है मून लाइट का, एंटीम्प्रोड में सेंटिमेंटल मूड इन द मून लाइट स्पेशली एक्सटेटिक लव। तो ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है सारे रूब्रिक में, सारे मटेरियल मेडिकल में, सारे रिपर्टरी में, कि एंटीम्प्रोड को मून लाइट से एग्रेवेशन होता है। सो सेंटिमेंटल मूड होगा मून लाइट में, तो ये एंटीम्प्रोड है। केंट रिपर्टरी में दो रूब्रिक है, न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून जेनेटेलिया फीमेल, मेंसेस, न्यू मून रस्टक्स। तो न्यू मून में जब मेंसेस का कंप्लेन में एग्रेवेशन होता है उसके लिए रस्टक्स है, एंड फुल मून में जब ओटैल्जिया हो रहा है, ईयर में पेन हो रहा है ड्यूरिंग फुल मून, उसके लिए सैलेसिया है। और बाकी जो शेडेड एरिया में जो मेडिसिन है वो मून लाइट का है, कि मून लाइट से एग्रेवेशन होगा या एमुलेशन होगा। तो केंट का 3 ग्रेड होता है, ग्रेड 1 जो है वो रेड से इंडिकेटेड है, ग्रेड 2 ब्लू से, और ग्रेड 3 ब्लैक से। तो रूब्रिक है माइंड एक्सटेसी वॉकिंग इन मून लाइट एंटीम्प्रूड, माइंड मून लाइट एंटीम्प्रूड बेलाडोना थुजा, माइंड सेंटिमेंटल मून लाइट इन एंटीम्प्रूड। तो एंटीम्प्रूड सारे में कॉमन है कि जहाँ मून लाइट का एग्रेवेशन रहेगा वहाँ पे एंटीम्प्रूड है। आई सिम्टम और विजन सिम्टम दोनों में एमुलेशन हो रहा है, उसके लिए ऑरम है। आई मूनलाइट एमुलेशन, आई सिम्टम, उसके लिए ऑरम। विजन मूनलाइट एमुलेशन यानी कि मूनलाइट में विजन का जो कंप्लेन है उसमें एमुलेशन हो रहा है, उसके लिए ऑरम है। जेनेलिटीज़ मूनलाइट एग्रेवेशन एंटीम्प्रूड हेलिबोरस थुजा। तो जहाँ जहाँ मूनलाइट से एग्रेवेशन है वहाँ पे एंटीम्प्रूड कॉमन है, और जहाँ पे आई का कंप्लेन है, आई का सिम्टम या विजन का सिम्टम और उसमें एमुलेशन है, उसके लिए मेडिसिन ऑरम है। बीटीपीबी में चैप्टर है एग्रेवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल। रूब्रिक है मून न्यू एग्रेवेशन, उसमें एल्यूमिना है, अमोनियम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कैस्टिकम, क्यूप्रम, लाइकोपोडियम, सबाडीला, सीपिया, सालेसिया। एंड फुल मून एग्रेवेशन में एल्यूमिना, कैलकेरिया कार्ब, साइक्लामेन, ग्रेफाइटिस, नाइट्रम कार्ब, सबाडीला, सीपिया, सालेसिया, स्पॉन्जिया, सल्फर। इसमें एल्यूमिना अगेन जैसे देखेंगे बहुत सा मेडिसिन है जो दोनों फेज में, जैसे एल्यूमिना वो न्यू मून एग्रेवेशन में भी है, फुल मून एग्रेवेशन में भी है। सबाडीला ये भी न्यू मून एग्रेवेशन में है और फुल मून एग्रेवेशन में है। यही अगर फुल मून के बाद का बात करें यानी वेनिंग मून या फिर डिक्रीजिंग मून,
वैसे केस के लिए मून वेनिंग एग्रीवेशन मेडिसिन डल का मारा है। इसका भी 5 ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन जनरली देखा जाए तो 3 ही इसमें मेंशनड है। ग्रेड 3 में जो ब्लू है, ग्रेड 4 जो ब्लैक है, एंड ग्रेड 2 जो कि ग्रीन है। मूनलाइट एग्रीवेशन अगेन एंटीम्क्रूड, जो कि सारे में मिलेगा कि मूनलाइट एग्रीवेशन में एंटीम्क्रूड है। बाकी मेडिसिन एडेड हो भी सकते नहीं भी, बट एंटीम्क्रूड सारे में रहता है। तो जैसे यहाँ पे एल्यूमिना है न्यू मून में, एल्यूमिना न्यू मून में भी एग्रीवेशन में है और फुल मून एग्रीवेशन में भी है। उस तरह से एलन और बीबीसीआर का मटेरिया मेडिका में है। एल्यूमिना स्किन सिम्टम्स रीअपियर, ये न्यू मून में भी और फुल मून में भी है। उस तरीके से सबाडीला है, सबाडीला के केस में भी ये न्यू मून में भी प्रेजेंट है और फुल मून में भी है। तो सबाडीला जेनेटिस मेनी सिम्टम जो है वो एग्रीवेट करता है, तो वो एलन में भी लिखा है, बीबीसीआर में भी लिखा है और बीटीपीबी के रिपर्टरी में भी है। फाटक रिपर्टरी, फाटक रिपर्टरी में बहुत डिटेल में सिम्टम है अलग अलग फेजेस का। अगर न्यू मून से शुरू करें जो कि स्काई ब्लू से इंडिकेटेड है, तो स्किन कंप्लेन एग्रीवेट होता है एल्यूमिना। अगेन ये फुल मून में भी होता है, स्किन कंप्लेन एग्रीवेट एल्यूमिना। यही चीज़ एलन में भी है और यही चीज़ बीबीसीआर का मटेरिया मेडिका में भी है। यही चीज़ फाटक रिपर्टरी में भी लिखा हुआ है। तो एल्यूमिना का स्किन कंप्लेन जो है वो एग्रीवेट होगा। मेंसेस एग्रीवेशन होगा क्रॉकस में, अगेन ये न्यू मून में भी है और फुल मून में भी है। फुल मून में जो पिंक से इंडिकेटेड है मेंसेस एग्रीवेशन क्रॉकस। तो क्रॉकस मेंसेस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड का एग्रीवेशन होता है, तो न्यू मून एंड फुल मून। फिर न्यू मून में देखेंगे जनरल एग्रीवेशन कास्टिकम, क्यूप्रम, कैलिब्रोम, नक्सफोमिका, रस्टक, सबाडीला, सिपिया, सैलिसिया। और अगर फुल मून में देखें तो एज़मा में एग्रीवेशन होता है स्पॉन्जिया। अगर फुल मून में अगर एज़मा में एग्रीवेशन हो रहा है तो स्पॉन्जिया देंगे। बेड वेटिंग हो रहा है दैट इज़ एन्यूरेसिस, तो उसमें सीना देंगे, सोराइनम देंगे। ये एलन में भी लिखा हुआ है, एन्यूरेसिस के लिए सोराइनम है। ईयर्स स्टॉप्ड ग्रेफाइटिस एग्रीवेशन, अगर जनरल एग्रीवेशन हो रहा है तो एल्यूमिना, ब्राइनिया, कैलकेरिया, सीना, क्यूप्रम, लाइको, नक्सफोमिका, फॉस्फोरस, सबाडीला, सैलिसिया, सल्फर। एवरी अल्टरनेट फुल मून एग्रीवेशन ये सिफ्लाइनम। इसके पहले जो भी ऊपर का जो भी लिस्ट में मेडिसिन है वो एवरी फुल मून के लिए है। बट अगर अल्टरनेट फुल मून यानी कि एक फुल मून में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके नेक्स्ट वाले में नहीं हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हो रहा है, इस तरह से जब अल्टरनेट करके एग्रीवेशन हो रहा है तो ऐसे केस में सिफ्लाइनम देते हैं। और भी फेज है लाइक फर्स्ट क्वार्टर जो कि न्यू मून और फुल मून के बीच में है, जो रेड कलर से इंडिकेटेड है। फर्स्ट क्वार्टर में एग्रीवेशन रहेगा तो आर्सेनिक देंगे, ब्राइनिया, नाइट्रम्यूल। एंड ऊपर में है थर्ड क्वार्टर जो कि पर्पल कलर से इंडिकेटेड है। थर्ड क्वार्टर अगर रहा, जिसको कि लास्ट क्वार्टर भी कहते हैं, उसमें अगर एग्रीवेशन होगा तो लाइकोपोडियम और सिपिया देंगे। एक और चीज़ है न्यू मून से लेकर के फुल मून, उसको इंक्रीजिंग मून कहते हैं या फिर वैक्सिंग मून कहते हैं। तो ये पूरे फेज में अगर होगा तो थूजा देंगे, इंक्रीजिंग एग्रीवेशन थूजा। स्पेशली लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर है तो ये मेडिसिन है, फर्स्ट क्वार्टर का मेडिसिन, बट वो वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, ये तीनों फेज को जो कवर करेगा, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए थूजा देंगे। जस्ट लाइक दैट ऊपर में जो डिक्रीजिंग मून के लिए है कि जब फुल मून से न्यू मून तक में जैसे डिक्रीज होता है, चाहे वो वेनिंग गिबस रहे, चाहे थर्ड क्वार्टर रहे, चाहे वेनिंग क्रेसेंट रहे, वैसे केस में डेफने देते हैं। फिर मूनलाइट में मूनलाइट आइज एम्यूलेशन ऑरम देंगे, जिस तरह से केंट में था, सेम सिम्टम मेंशन था, सेम रूब्रिक था। मूनलाइट में एग्रीवेशन होगा तो एंटीमटार्ट, सिपिया, सल्फर, थ्रूजा। एम्यूलेशन होगा तो ऑरम। ब्लाइंडनेस होगा या फिर लॉस ऑफ विजन तो उसके लिए बेलाडोना है। फिर थ्रूजा में ओवरऑल बोरिक में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है। बोरिक का एक लाइन है कंप्लेंट्स फ्रॉम मूनलाइट, उसके लिए थ्रूजा है। सिंथेसिस रिपर्टरी 2 रूब्रिक है, जनरल में दिया हुआ है। तो जनरल्स कन्वर्शन मून, तो अगर न्यू मून में अगर कन्वर्शन हो रहा है तो बुफो है, कास्टिकम है, क्यूप्रमेट है। और अगर फुल मून में कन्वर्शन है तो कैलकेरिया का भी और नाइट्रम्यूल है। अगर ऑटेल्जिया है, फुल मून के समय अगर ऑटेल्जिया हो रहा है तो उसके लिए सैलिसिया है। सैलिसिया केंट रिपर्टरी में भी था, ईयर पेन फुल मून ड्यूरिंग, तो उसके लिए सैलिसिया है। तो केंट में और सिंथेसिस रिपर्टरी दोनों में है कि अगर फुल मून में ईयर में पेन हो रहा है तो सैलिसिया देंगे। वही अगर मून लाइट की बात करें तो माइंड सेंटिमेंटल मून लाइट
उस समय अगर कंप्लेन होगा तो एंटीम्प्रूड है जो कि सारे में है, इग्नेशिया, वनीला। और विजन, लॉस ऑफ विजन, मूनलाइट, उसके लिए बेलाडोना। जैसे फाटक रिपर्टी में था ब्लाइंडनेस है और उसके लिए बेलाडोना है, उसी तरीके से यहाँ पे लॉस ऑफ विजन है इन मूनलाइट, सेम ही चीज़ है। तो सिंथेसिस और फाटक दोनों में लिखा हुआ है कि अगर मूनलाइट में लॉस ऑफ विजन हो रहा है तो बेलाडोना देंगे। तो मूनलाइट, ब्लाइंडनेस, फाटक रिपर्टी में लिखा हुआ है बेलाडोना। कंप्लीट रिपर्टरी में जनरलिटीज़ में है मून एग्रीवेशन, न्यू, अगर न्यू मून में एग्रीवेशन हो रहा है तो मेडिसिन है आर्सेनिक, डक्सवोमिका, फॉस्फोरस, पल्स्टिला, रस्टक, सवाडीला, सालेसिया, सल्फर। और कंप्लीट रिपर्टरी में फुल मून का कुछ मेडिसिन जो है वो मेंशन नहीं है। बीबीसीआर, उसमें कफ है एंड माइंड के बारे में है। न्यू मून में कफ अगर एग्रेवेट कर रहा है ड्यूरिंग न्यू मून, मेडिसिन अगेन सबाडीला है, सैलेसिया है। एंड फुल मून में कंप्लेन है तो सबाडीला है, तो सबाडीला दोनों में है। ये बीबीसीआर का मटेरिया मेडिका पोर्शन में भी लिखा हुआ है और बीबीसीआर का रिपर्टरी पोर्शन में भी लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ जो सिम्टम है वो बीबीसीआर का मटेरिया मेडिका में ज़्यादा लिखा हुआ है मून के बारे में, रूब्रिक्स जो है वो कम है। एक और है फुल मून में माइंड डल स्टूपिफाइड, फुल मून एंड मेडिसिन है सल्फर। तो अगर फुल मून में माइंड जो रहेगा वो डल रहेगा, स्टूपिफाइड रहेगा तो सल्फर देंगे। मून लाइट एग्रेवेशन अगर है माइंड डल स्टूपिफाइड, मून लाइट इन मेडिसिन एंटीम्प्रूड। उसके बाद द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ एंड मून फेजेस, जो कि डॉक्टर CM बोगर का बुक है। इसमें मून फेजेस के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये दो बुक कंपाइल्ड फॉर्म में है, एक बुक है द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ और दूसरा बुक है मून फेजेस। ये दोनों कंपाइल्ड फॉर्म में ये बुक है, टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ एंड मून फेजेस। डॉक्टर CM बोगर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फैक्टर एंड मून फेजेस इन द एक्शन ऑफ ड्रग्स। जैसे टाइम रेमेडीज़ में टाइम के बारे में 2 AM एग्रीवेशन, 3 AM एग्रीवेशन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फोरनून, और फिर डिफरेंट वेदर का भी है, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, इस तरीके से करके ये सारी चीज़ टाइम रेमेडीज़ में है। एंड मून फेजेस में मून का डिफरेंट फेजेस का है, लाइक फुल मून, न्यू मून, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, इस तरह से जब मैंशन है तब वो मून फेजेस में है। He observed that the periods of modalities are very frequently related to the moon phases। तो बोगर देखिए कि ये जो भी कंप्लेन है, जो मॉडलिटी है, चाहे वो एग्रीवेशन का चाहे एमुलेशन का रहे, वो मून फेजेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ही नोटिस दैट द रेमडीज एज वेल एज द पेशेंट्स बोथ शोड पीरियड्स ऑफ एग्रीवेशन और एमुलेशंस इन अ वेरी डेफिनेट रिलेशन टू द लूनर मूवमेंट। तो देखा गया है कि जो मून का जो अलग अलग फेज़ है उसका मॉडलिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट्स इन वेरियस फेजेस ऑफ मून्स, तो टोटल 8 फेजेस होता है, बट इस बुक में मून फेजेस में 4 फेजेस को ही मेंशन किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, न्यू मून। तो जो वेनिंग फेज है, जो वैक्सिंग फेज है, उसको नहीं मेंशन करके इस 8 में से 4 फेज जो है उसको लिया गया है। सो न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड थर्ड क्वार्टर, ये चारों में अलग अलग फेज में वो कॉलम वाइज मेडिसिन जो है वो मेंशनड है और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है। मून फेजेस पब्लिश्ड बाय डॉक्टर CM बोगर, दैट इज़ साइरस मैक्सवेल बोगर, इन ईयर 1931। उस समय टाइम्स रेमेडीज़ भी आया था और मून फेजेस दोनों साथ में आया, अलॉन्ग विद द टाइम्स ऑफ द रेमेडीज़ एज द टाइम्स ऑफ रेमेडीज़ एंड मून फेजेस। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 186 है, नंबर ऑफ ग्रेड्स 3 ग्रेड्स हैं। एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मून फेजेस इन द एक्शन ऑफ ड्रग। तो CM बोगर यहाँ पे मून फेजेस का, अलग अलग मून फेजेस का मेडिसिन पे उसका क्या इफेक्ट है, उसके एक्शन का ये लिखा हुआ है। द टेबल कंसिस्ट ऑफ एन एन्यूमरेशन ऑफ द टाइम एट विच अ पार्टिकुलरली सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन हैज़ बीन मेड, thereby accentuating the importance of the time period in which the remedy has been found more useful। यानी कि एक सर्टेन टाइम में कोई मेडिसिन है वो जब फुल मून में दिया गया तब कितना पेशेंट ठीक हुआ, जब न्यू मून में दिया गया तब कितना पेशेंट ठीक हुआ, इस तरीके से वो नंबर वाइज मेंशन्ड है अलग अलग फेज़ का। Whenever the patient reported with striking relief in the symptom, the time was marked in the phase of moon। और पेशेंट जब किसी कंप्लेंट से जब उसको रिलीफ मिला तो उसको उस फेज़ में उसको मार्क कर दिया गया। पेशेंट अगर न्यू मून में ठीक हुआ तो उसमें उसको ऐड कर दिया गया कि एक और पेशेंट जो है वो इस फेज़ में ठीक हुआ, इस तरह से करके अलग अलग नंबर लिखा हुआ है।
यूटिलिटी, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करेंगे? व्हेन अ न्यू पेशेंट कम्स टू यू, यू आस्क हिम व्हेन यू आर वर्स्ट। जब कोई पेशेंट आता है तो उसे पूछना है कि आपका जो कंडीशन है वो सबसे बुरा कब था। वेल आई वॉज वर्स्ट इन द मिडल ऑफ लास्ट वीक। तो अगर पेशेंट कहता है कि हम लास्ट वीक के मिडल में बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था, ओपन अप योर एलिमेनिक एंड सी व्हाट क्वार्टर द मून वाज इन। उसके बाद देखना है कि मून का कौन सा फेज उस समय था। देन लुक डाउन योर लिस्ट ऑफ रेमेडीज एंड सी विच रेमेडीज आर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दैट क्वार्टर। उसके बाद जो रेमेडी का लिस्ट है वो देखेंगे कि कौन से फेज में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके बेसिस पे मेडिसिन देंगे। ये एक पेज है मून फेजेस बुक का, जो एक एग्जाम्पल है। तो 4 अलग अलग फेज है, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर। ये मेडिसिन का लिस्ट है। जो नंबर है तो कितना मेडिसिन सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन हुआ, इसमें उसको रिलीफ मिला, वो चीज़ मेंशन्ड है। जैसे पहला एकोनाइट है तो न्यू मून में 0, फर्स्ट क्वार्टर में 3, फुल मून में 3, लास्ट क्वार्टर में 0। यानी कि 3 पेशेंट को फर्स्ट क्वार्टर में उससे आराम हुआ और 3 पेशेंट को फुल मून में हुआ। न्यू मून और लास्ट क्वार्टर में ऐसा कोई सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि आर्सेनिक में न्यू मून में 22 है, फर्स्ट क्वार्टर में 30 है, फुल मून में 19 है और लास्ट क्वार्टर में 15 है। यानी कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्वार्टर में है, दैट इज़ 30, फिर डिक्रीज होकर के फुल मून में हुआ 19, फिर और डिक्रीज होकर के लास्ट क्वार्टर में हुआ 15। तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर टू लास्ट क्वार्टर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रहा 30, जो कि ये चारों नंबर में सबसे ज़्यादा है। तो आर्सेनिक में हाईएस्ट है फर्स्ट क्वार्टर में। इट स्टॉप्स एब्रप्टली इन द क्वार्टर ऑफ द फुल मून एंड फॉल्स ऑफ देन टू द लोएस्ट पॉइंट। और यही 30 के बाद वो फुल मून में डिक्रीज़ हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 30 का 15 हो गया, वो और डिक्रीज़ हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो रहा वो फर्स्ट क्वार्टर में रहा। उस तरह से एग्जाम्पल है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस में न्यू मून में 21, फर्स्ट क्वार्टर में 20, फुल मून में 51 एंड लास्ट क्वार्टर में 32। तो 51 जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर है और सब कंपेरिजन में देखा जाए तो 51 सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड इन द वीक ऑफ फुल मून। तो फुल मून में 51 सब्सक्रिप्शन है और जो कि हाईएस्ट है पूरे रिपोर्ट्री में। तो दिस इज़ द हाईएस्ट वन एंड द नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट इज़ इन द लास्ट क्वार्टर। तो 51 के बाद जब लास्ट क्वार्टर में आ रहा है, फुल मून में 51 था, लास्ट क्वार्टर में 32 हो रहा है, तो जो सेकेंड हाईएस्ट होगा वो लास्ट क्वार्टर होगा जो कि 32 है। डिक्रीज है 51 से 32 आ रहा है, बट उसके बाद का जो फेज है जो कि 21 है और 20 है वो ऑल कम है। तो जो हाईएस्ट है 51 वो फॉस्फोरस में है ड्यूरिंग फुल मून। फिर मून से मेडिसिन बनता है, मून रेज से लूना, जो कि इम्पोर्टेबलिया ग्रुप में आएगा। तो 2 मेथड है मेडिसिन बनाने का लूना, एक फिंक का मेथड एंड हिगिंस मेथड। फिंक के मेथड में फिंक टुक सुगर ऑफ मिल्क एंड एक्सपोज्ड इट ऑन अ ग्लास प्लेट to the moon's rays and stirred with a glass rod meanwhile. The sugar of milk so charged is dynamized in the usual way. तो फिंक सुगर ऑफ मिल्क को एक ग्लास प्लेट पे लिए और उसको मून लाइट में रखा गया, उसको ग्लास रॉड से बीच बीच में मिलाया गया, स्टिर किया गया और उसके बाद वो जो मेडिसिन है, जो शुगर ऑफ मिल्क है, वो चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ द लूनर इफेक्ट और वो मेडिसिन लूना है। तो ये इसमें शुगर ऑफ मिल्क यूज़ किया गया था। वही एक हिगिंस मेथड है। He made a preparation by exposing pure water to moon's rays for 3 or 4 hours in South America and then dynamizing the water so charged. तो जब शुगर ऑफ मिल्क यूज़ हो रहा है वो फिंक मेथड है, जब प्योर वाटर यूज़ हो रहा है वो हिगिंस मेथड है। व्हीकल अलग है बट चीज़ सेम है कि उसको मूनलाइट में रखा जा रहा है। फिंक मेथड में शुगर ऑफ मिल्क रखा जाता है मूनलाइट में, हिगिंस मेथड में प्योर वाटर रखा जाता है मूनलाइट में, और वो जो मेडिसिन है वो लूना है। फिर मून मटेरिया मेडिका में भी है एक मेडिसिन है जिसको कि मून सीड कहते हैं, जिसका कि साइंटिफिक नेम मेनिस्पर्मम कैनेडेंस है। द सीड इनसाइड द बेरी रिसेंबल्स अ क्रेसेंट मून एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन नेम। तो इसका जो सीड है वो मून के जैसा लगता है, क्रेसेंट मून के जैसा लगता है, इसलिए इस प्लांट का नाम मून सीड है। जो पहला पिक्चर है वो उसमें जो लीफ दिख रहा है वो ग्रेप्स के जैसा है, जैसे अंगूर का जो बेल होता है उस तरीके का इसका अपीयरेंस होता है। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है वो फ्रूट है,
और उस फ्रूट में जो सीड निकलता है वो नीचे जो बड़ा इनलार्ज स्ट्रक्चर में, इतना बड़ा कंपैरेटिवली फ्रूट से छोटा ही होता है, बट ये इनलार्ज स्ट्रक्चर है जो कि एक क्रेसेंट मून के जैसा है। इसका सीड जो है वो क्रेसेंट मून के जैसा दिखता है, इसीलिए इस प्लांट को मून सीड कहते हैं, क्योंकि इसका सीड जो है वो मून के जैसा है। बोथ द लीव्स एंड फ्रूट रिसेंबल दोज ऑफ ग्रेप्स, जो प्लांट है वो भी ग्रेप्स के जैसा है, जो फ्रूट है वो भी अंगूर के जैसा है। कन्फ्यूजन कैन बी डेंजरस एज मून सीड फ्रूट्स इज पॉइजनस, जो मून सीड प्लांट है वो पॉइजनस होता है, जबकि जो ग्रेप्स है वो पॉइजनस नहीं है। तो इन शॉर्ट ये प्लांट जो है वो देखने में ग्रेप्स के जैसा है, उसका लीफ ग्रेप्स के जैसा है, उसका फ्रूट ग्रेप्स के जैसा है, बट इसमें सीड होता है जो कि क्रेसेंट मून के जैसा होता है। इसका सीड मून के जैसा होता है, इसलिए इस प्लांट का नाम मून सीड है। उसके बाद है स्पॉन्जिया लूना ट्रीटमेंट, यानी जब स्पॉन्जिया मेडिसिन बनता है उसके प्रिपरेशन के टाइम पे मून का भी इफेक्ट है, उस पर लूनर इफेक्ट रहता है, जिससे कि स्पॉन्जिया मेडिसिन बनता है। प्रोसेस स्पॉन्जिया बनाने का, कट स्लाइसिस ऑफ अ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज पोरीफेरा ग्रुप का है स्पॉन्जिया, तो वो स्पॉन्जी है, उसको स्लाइसिस में काटेंगे ऑफ द साइज ऑफ अ फिंगर, तो फिंगर के साइज़ का स्लाइसिस काटेंगे स्पॉन्ज का। ग्रिल देम एट अ कैंडल फ्लेम टिल दे आर ब्रिटल एट द सेंटर बट स्टिल इलास्टिक एट द बॉर्डर, उसको कैंडल के फ्लेम पे ग्रिल करना है, हल्का रोस्ट करना है, इस तरीके से कि जो सेंटर है वहाँ पर वो थोड़ा ब्रिटल रहे, टूटने जैसा रहे, बट साइड में ज़्यादा वो ग्रिल ना हो, इसलिए वो थोड़ा इलास्टिक रहे, सॉफ्ट रहे बॉर्डर पे। टाइट्रेट द होल एंड पुट 7 और 8 ग्राम इंटू हाफ अ लीटर ऑफ रेन वाटर और रिवर वाटर। उसके बाद स्पॉन्जिया का टाइट्रेशन करेंगे और इसको या तो रेन वाटर में या फिर रिवर वाटर में, क्योंकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो रेन वाटर में या फिर रिवर वाटर में 7 to 8 ग्राम जो है वो उसमें लेंगे। द बॉटलिंग मस्ट बी डन 3 days बिफोर द न्यू मून, यहाँ पे मून का कनेक्शन है कि मून जब न्यू मून आने वाला है, दैट इज़ अमावस्या, तो अमावस्या के 3 दिन पहले उसको बॉटलिंग करेंगे, उसको प्रिपेयर कर लेंगे बॉटल में डाल के। क्लोज द बॉटल एंड पुट इट इन अ सेलर, उसके बाद बॉटल को क्लोज करके किसी सेलर में यानी बेसमेंट में कहीं उसको रख देंगे। टेकिंग केयर टू शेक इट वंस एवरी डे, डेली उस बॉटल को शेक करना है। 3 days बिफोर द फुल मून, और फुल मून के 3 दिन पहले, यानी कि एग्जैक्ट 15 दिन बाद, जो भी 14 दिन 15 दिन का जो डिफरेंस होता है न्यू मून और फुल मून के बीच में। सो 3 days बिफोर द फुल मून द पेशेंट कमेंसेस टू टेक अ टेबल स्पून नाइट एंड मॉर्निंग, तो फुल मून के 3 दिन पहले पेशेंट जो है उस मेडिसिन को लेना शुरू करेगा, रात में और सुबह में 1 टेबल स्पून। द ग्रेटर पार्ट ऑफ बॉटल विल बी फिनिश ड्यूरिंग वेनिंग मून, तो चूँकि वो फुल मून के पहले लेना शुरू किया 3 दिन पहले, एंड ट्वाइस अ डे है, तो जब फुल मून आएगा उसके बाद का जो फेज होगा जो कि वेनिंग मून है या फिर डिक्रीजिंग मून है, उस समय तक में जो बॉटल है उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो रहेगा वो खाली हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मून का रिलेशन है कि न्यू मून के पहले 3 दिन पहले, यानी कि अमावस्या के 3 दिन पहले उसको बॉटल में रखते हैं, एंड पूर्णिमा के 3 दिन पहले से मेडिसिन खाना शुरू करते हैं। दैट्स वाई स्पॉन्जिया इज़ वन ऑफ द रेमेडीज हैविंग एग्रीवेशन एट फुल मून, यहाँ पे मून का रिलेशन है, इसीलिए स्पॉन्जिया में है कि वहाँ पे फुल मून से एग्रीवेशन होता है। बीटीपी में भी लिखा हुआ है एग्रीवेशन एंड एमुलेशन इन जनरल में, फुल मून में फुल मून एग्रीवेशन उसमें स्पॉन्जिया है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, ये बीटीपी में है। एंड फाटक रिपर्टरी में भी एजमा का एग्रीवेशन होगा और उसमें मेडिसिन जो है वो स्पॉन्जिया है ड्यूरिंग फुल मून। तो फुल मून में जब एजमा का एग्रीवेशन हो रहा है वैसे केस में स्पॉन्जिया है, तो जब स्पॉन्जिया बनता है उस समय मून का इफेक्ट होता है। बीटीपी में भी है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, और फाटक रिपर्टरी में भी है कि फुल मून में एग्रीवेशन होता है, इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एजमा का एग्रीवेशन होता है। रेफरेंसेस Samuel Hahnemann, Organ of Medicine, 5th and 6th edition combined. C.M. Boger, Times of Remedies and Moon Phases. S.K. Tiwari, Essential of Repertization. Boger and Boringhausen's Characteristic Repertory, that is BBC. Allen Keynotes, Boric Repertory, Synthesis Repertory, Complete Repertory, Radar, version 10, and Internet, of course. Thank you for your time. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। Thank you, sir.
वैदेही जी, आपने थोड़ा डिटेल्स में इसको बताया है और मैं समझता हूँ कि सभी रिपोर्टरी और खास करके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपने दिया टाइम्स ऑफ रेमेडीज का जो चर्चा किया, बहुत ही यूनिक बुक है। टाइम्स ऑफ रेमेडीज के पब्लिकेशंस के बाद से ही होम्योपैथी में लोग मूल चांद के ऊपर में बातें करने लगे। चांद के से हमारा क्या रिलेशन, तो शायद आपने चर्चा किया कि नहीं मुझे याद नहीं किया है, लेकिन एक बात का मैं और कहूँगा कि हम लोग के होम्योपैथिक मेडिकल में इम्पॉन्ड्रेबिलिया ग्रुप का एक मेडिसिन हुआ करता है और उसके अंदर में आप शायद बताई चर्चा की थी इसका यस सर। इम्पॉन्ड्रेबिलिया का, और Yes. शायद लूना मेडिसिन की भी चर्चा आपने की। तो लूना मेडिसिन का जो है ये क्या बताता है, क्यों हम लोग जितने भी लूना मेडिसिन को इम्पॉन्ड्रेबिलिया से जोड़ने का कोशिश, इनको होम्योपैथिक मेडिसिन से जोड़ने का कोशिश, इसको ध्यान देने का जरूरत है। क्योंकि आज हम लोग अपने जीवन को जो देखते हैं उसका 3 भाग जो होता है, एक डायनेमिक एरिया होता है और डायनेमिक एरिया इनविजिबल होता है। तो इनविजिबल का भी इफेक्ट हमारे ऊपर में पड़ता है। इसीलिए आपने भी बहुत अच्छा से बताया कि मून का भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसका कोई बात नहीं। और इस बात से लोगों ने प्रूव कर चुका है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा का आना, लोगों का मूड डिस्टर्बेंस हो जाना, यूनिटिक वर्ड्स को ले आना, ये सारी बातें जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है उस मायने में, और इसको हम लोगों को समझना चाहिए। आपने शायद बोगर के कॉन्सेप्ट को देखा होगा, जहाँ के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सिम्टम्स की बात करी गई है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, उसमें 7 हेक्सामीटर का उन्होंने चर्चा किया है, जो कि लास्ट में जो है तो कुमैंडो और कुनैंडो, कुनैंडो का मतलब क्या होता है, समय, यस सर। है ना, कुनैंडो का मतलब समय है। तो समय में ही ये जो आपका जो अभी जो हम लोग मून फेजेस की बात कर रहे हैं, ये कुनैंडो के अंदर में आ जाता है। इसलिए ये होम्योपैथिक के अंदर में बहुत पहले से ही इस बात की चर्चा चली आ रही थी। और इसका अगर हम ध्यान देखेंगे, हम लोग बहुत सारे पेशेंट आते हैं हम लोग के पास में और हम लोग को ये कहते हैं सर हमको जो सिर का दर्द होता है वो हमेशा पूर्णिमा के समय में होता है। अभी एक पेशेंट को मैं देख रहा था और उसमें उनको आता है महीना में 1 बार अटैक आता है मृत्यु का, है ना। अब हमने पूछा, टाइम को रिलेट करने की बात मैंने की, तो उसमें पता चला कि वो जो है तो हर एक पूर्णिमा को आता है ना। कितना अच्छा सिम्टम्स मिल रहा है। अगर इस बात को पकड़ करके हम लोग चले तो हम लोगों को एक अच्छा इस बात को डॉक्टर दीपक शर्मा जी भी इसमें कह रहे हैं कि एक पेशेंट को उन्होंने देखा था, एपिलेप्सी आता रहता है ऑन थर्सडे ओनली, एंड देयर इज शायद दीपक जी, मुझे नहीं लगता है कि दवा का नाम मुझे याद है, लेकिन मैं कभी बाद में शेयर करूँगा। थर्सडे को आता है। अब इसका पीरियोडिसिटी, एक रूब्रिक्स है जनरलिटीज में, पीरियोडिसिटी एट द फिक्स टाइम, है ना। कब आता है, तो एक फिक्स टाइम आता है। तो फिक्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझते हैं कि दीपक जी आपका शायद थर्सडे की बात कर रहे हैं, तो थर्सडे की बात इनको अगर इस तरह से जोड़ने का कोशिश कीजिएगा पीरियोडिसिटी से, तो ये आपको मिल जाएगा। हमेशा एक फिक्स समय पर ही अटैक आता है, तो ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं एक कुछ पेशेंट को और मैं देखा था, मैं कभी चर्चा किया था कि उसका एपिलेप्सी अटैक हमेशा 5 बजे शाम में ही आता है ना। और अभी एक रोगी को मैं देख रहा हूँ, उसमें देख रहे हैं कि 8:45 और 8:50 के बीच में अटैक आता है। तो 8:45 8:50 में तो मैंने उसको दवा की खोज करने लगे, तो मुझे एक रूब्रिक्स मिला, कन्वल्सन एट मिडनाइट बिफोर, और वहाँ पर फिर आपको दिया है 8:50, और उसमें एक ही दवा दिया हुआ है इग्नेसिया का चर्चा किया गया है। तो ये इस तरह से अगर आप चलेंगे खोजेंगे तो कभी कभी एपिलेप्सी को ठीक करना
और बहुत सारे रोग को ठीक करना बड़ा कठिन होता है ना। बहुत कठिन होता है। तो इसमें लेकिन उसमें 3 चीज को मैंने एक चीज को और महसूस किया कि जो इस तरह के केसेस आते हैं तो उसका एक देखना चाहिए। कोई भी अटैक आता है तो अटैक आने के पहले क्या होता है, प्रीड्रोम सिम्टम्स, प्रीड्रोम है ना, आने वाला है ना। जैसे आने के पहले आंधी जो कहते हैं ना कि तूफान आने के पहले शांत हो जाता है, तो उसी तरह से हर एक पेशेंट के अंदर में कोई भी अटैक होता है पैराक्सिमल नेचर का, जो कि इम्यून से रिलेटेड है। पैराक्सिमल नेचर का जो भी बीमारी होगा तो उससे उसमें आपको आने के पहले प्रीड्रोम को अगर आप खोजिएगा तो दवा बहुत आसानी से मिल जाएगी। फिर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जब अटैक आ गया या कोई भी घटना घट गई, पेन शुरू हो गया, उस समय में आप क्या महसूस कर रहे हो, और आफ्टर जब ठीक हो गया, आपका अटैक खत्म हो गया, तो उसके अब एपिलेप्सी में भी आप देखिएगा आने के पहले कई एक ऑरा बनते हैं, ऑरा को ऑरा कहते हैं, कई एक ऑरा बनते हैं। जैसे किसी के हाथों में कंपन शुरू हो जाएगा, किसी को पैर में कंपन शुरू हो जाएगा, किसी के जो है तो कहीं ना कहीं पर कोई नया चेंजेस बॉडी में शुरू हो जाता है। कोई भी घटना अचानक नहीं होता है। हम लोग मान लेते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा अचानक हो गया, लेकिन सर अचानक आता है। लेकिन अचानक आने से पहले अगर थोड़ा सा ध्यान पेशेंट को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये मैं देख रहा हूँ और इसके संदर्भ में आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा, आपने इसी तरह से कई एक सेशन लिया है और हर एक सेशन में आपने एक नई नई बातों को लेकर के आए हैं। और इस बार भी आपने इंग्लिश सेशन में शायद इसका प्रेजेंटेशन हो चुका है टाइम्स का। Yes, और हाँ, अभी शायद हमको लगता है कि फिर आगे आप फिर कोई नया टॉपिक को लेकर के आइए, है ना। और किसी को कुछ है? दीपमाला जी, दीपमाला जी। यस यस सर। हाँ सर। सर अभी हाँ एक मिनट सर, अभी आपने बोला कि कोई भी घटना अचानक नहीं होती है। इसको तो मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, अचानक कभी भी नहीं होती है। क्योंकि ये मैंने भी जब अचानक से मुझे ये याद आ गया साइकोलॉजी का ही, जब मैं बहुत काफी पहले पढ़ी थी तो उसमें ये एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होती है। इवन आप स्लिप ऑफ टंग भी आपका होता है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का नाम, आप सामने से किसी को गाली नहीं देते हो या कुछ भी बोलते हो, मतलब उसके बारे में आप शब्द नहीं बोलना चाहते हो, बट स्लिप ऑफ टंग उसे आपने गलती से ही बाय मिस्टेक कुछ कह दिया, तो इसके पीछे आपका मेंटल, अगर आप कहीं देखें तो आपके माइंड में है पास्ट में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ बात जरूर होता है जो कि आप कभी भी उसे डिसलाइक कर रहे हो, या आपके मेंटल लेयर में बोलते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। तो उस चीज को आप स्लिप ऑफ टंग के थ्रू जाहिर कर देते हैं। ये मुझे अभी अचानक से सडन दीपमाला जी, हम इस पर बताएंगे। किसी भी मनुष्य का अस्तित्व जो है, हम लोग पढ़े हैं और साइकोलॉजी बताता है, किसी भी मनुष्य का अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है वह 3 स्थान पर होता है। हम कहाँ रहते हैं? 3 जगह पर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब जैसे अभी का जो वर्तमान का क्षण में हम रह, लेकिन वर्तमान के पहले पर जो मोमेंट था उससे इस मोमेंट पर जो ट्रांजिशन होता है, तो ट्रांजिशन फेज में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो मैंने कोई भी चीज को आने के लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छा से शिफ्ट किया है, इसको ट्रांजिशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। ट्रांजिशनल मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो तो आप ट्रेन पकड़ना है, आपको गाड़ी पकड़ना है, तो गाड़ी पकड़ने के लिए आप स्टेशन जाते हो, तो स्टेशन पर आप स्टैटिक मूड में हो और गाड़ी में बैठोगे तो अब क्या हो जाएगा, आप मोशन में आ जाओगे। तो ये जो गाड़ी पर बैठने से के पहले और आपको गाड़ी पर चढ़ने के बीच में जो समय होता है उसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन है। और न्यूटन का लॉ भी आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं किसी समय में दे रहा था इसके विषय में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हम अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहते, और जब बदलने का होता है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो भीतर से मोटिवेट होना पड़ता है।
और जब फिर रुकने की बात आती है तो उस समय भी हमें मोटिवेट होना पड़ता है। ये सारी बातें जो इंडिकेट करते हैं चेंजेस का जो फेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी पेशेंट को आप अगर देखते हैं, अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब अचानक आता है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ये कहता हूँ, क्योंकि इस बात को खोज लेना कि अचानक किसी समय में आता है, किसी पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी होती है, ये सब ये खोजने में आप अगर समय नहीं देंगे पेशेंट के साथ में तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने समय में हमारा जो फेस चेकिंग होता है, केस चेकिंग में 2 एस्पेक्ट होता है। केस चेकिंग में 2 एस्पेक्ट होता है। एक होता है कि हम लोग जो है जो केस को विटनेस करते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश चौहान का एक लेक्चर पढ़ रहा था। केस टेकिंग तो लेना, तो लेने से पहले आप जो गवाह बनते हो, उसको रोगी को देखते हो, ये रोगी को विटनेस करना हमारे लिए जरूरी होता है। और विटनेस करने में हमारे पास में भगवान दिया है, कान दिया है, आंख दिया है, तो हम खाली केस टेकिंग जो है तो मुंह से नहीं करते हैं, हम कान से भी करते हैं, आंख से भी करते हैं। ये सारे केस टेकिंग के प्रोसेस होते हैं। ये हमारा केस टेकिंग का पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को हर एक चीज से जुड़े हुए होना चाहिए। माला जी लगता है खाना भी बना रही है। तो चलिए बहुत अच्छा है सर, ये एक्टिविटी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका कि आप खाना भी बना रही हैं, लेक्चर भी अटेंड कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है और मैं आपको इसमें बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपकी इतनी सिंसियरिटी है कि आप ये सेशन को अपनी नियत समय पर मॉडरेट करने के लिए आ जाती है। और बात रही है अभी हम लोगों का और सब टॉपिक है, तो हम लोग का अभी 2 मिनट का समय है और कुछ किसी को 1 मिनट बचा है, केवल 1 मिनट बचा है। हाँ, हमारा 1 मिनट अब बचा हुआ है। वो वोट ऑफ थैंक्स मैं दे देती हूँ। चलिए डॉक्टर वैदेही, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। आप लोग ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी डॉक्टर राम परवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है, सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। डॉक्टर राम परवेश शाह सर, यस सर, अब आप बोल सकते हैं। आप अपने आप पर म्यूट कर। थैंक यू दीपमाला जी और कांग्रेचुलेशन डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी का। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, कलेक्शन जो बहुत अच्छा था। और भी इससे है कि टाइम्स ऑफ रेमेडी सीएम बोगर का बहुत अच्छा है और उसमें विंटर सीजन भी, समर सीजन भी एग्रावेशन है। हम भी एक केस को ठीक किया था, दमा का पेशेंट था, विंटर सीजन में एग्रावेशन था, उसको कार्बो भेज दिए थे, ठीक हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर वैदेही वंस अगेन। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, हिंदी सेशन स्टार्ट हो गया है। सव्य मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर करी। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala, Dr. Vaidehi Gupta, and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1400